मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनसे अगर आप डायरेक्टली जाके पूछो कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, दे विल डायरेक्टली से कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ना चाहते हैं या दे आर एस्पायरिंग टू एंटर इनटू फाइनेंस सेगमेंट, हर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में जाने का डेफिनेटली इंटरेस्ट होता ही होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं। और जिन थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को पता होता है उनको मिसकंसेप्शंस ही इतने ज़्यादा होते हैं। मिसकंसेप्शन जैसे एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स फिनक्रेडल से करता हूँ तो क्या मुझे गोल्डमैन सैक्स में जॉब मिल जाएगी? आई मीन सीरियसली, इज इट रियली अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम मी? राइट, क्योंकि अगर कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप किसी इंस्टीट्यूशन से करते हो और वो प्रोग्राम करके डायरेक्टली आपको गोल्डमैन सैक्स में प्लेसमेंट मिल जाए तो उस कोर्स की फी 30,000 नहीं 3 लाख रुपीज़ होगी, चाहे वो फिनक्रेडल ही क्यों ना हो। राइट, सो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या आपके करियर में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। डेफिनेटली आप पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाते हो, डेफिनेटली आपका एजुकेशन ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होता है। बट मिसकंसेप्शंस को थोड़ा सा हमें दूर रखने की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू सम पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, राइट? So please be more sensible. All right. Hello everyone and welcome back to FinCradle. In this video, we are going to talk about investment banking industry in detail. कौन सी प्रोफाइल्स होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में और क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा पूरा रोड मैप जो आप फॉलो कर सकते हो अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, या मैं बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की बात करूंगा कि कैसे हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अगर आपने अभी तक FinCradle को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंक दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस के किसी एक या दो फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस या कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस ऑफर नहीं करते हैं क्लाइंट्स को, वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, या फिर वो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म करते हैं। राइट, दिस इज द बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक पार्ट। दूसरा टाइप होता है बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स। नाउ बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर दोज मल्टीनेशनल लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और हर एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो लोग क्लाइंट सर्विसेज ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में। इनफैक्ट उनके क्लाइंट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो उसमें गवर्नमेंट भी होती है, बैंक्स भी होते हैं और दूसरे दूसरे कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, कंपनीज भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। राइट, सो दीज आर द टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और इस वीडियो में हमारा टारगेट ये समझना है कि अगर हमें गोल्डमैन सैक्स जैसे किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है तो किस तरीके से हमें रोड मैप डेवलप करना पड़ेगा, एंड मैं गोल्डमैन सैक्स को ही रेफरेंस लेके सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गोल्डमैन सैक्स में काम क्या क्या होता है? सबसे पहला सेगमेंट जो गोल्डमैन सैक्स में होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट में दो चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट इज अंडरराइटिंग सेगमेंट, सेकेंड इज एडवाइजरी सेगमेंट। एडवाइजरी सेगमेंट में जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे कि इंक्लूडिंग मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस हो गया, वैल्यूएशंस रिलेटेड हो गया, आईपीओ रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग या प्रेडिक्शन एनालिसिस रिलेटेड हो गया, ये सारी एडवाइजरी वाले जो फंक्शंस हैं ये सब आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन के अंदर आते हैं। और जो अंडरराइटिंग फंक्शन है, गोल्डमैन सैक्स अंडरराइटिंग फंक्शन में क्या परफॉर्म करता है? जिन कंपनी को आईपीओज लेके आने हैं, एफपीओज लेके आने हैं, राइट, तो उनकी प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर जो पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस में कंपनीज को हेल्प करता है सो दैट कंपनी के लिए फिजिबिलिटी बढ़ जाए और जो गोल्डमैन सैक्स है उनको थोड़ा सा एडिशनल कमीशन या फिर अंडरराइटिंग प्रोसेस की जो फी होती है वो मिल जाए। सेकेंड सेगमेंट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेगमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेगमेंट का मेन काम ये होता है कि जो क्लाइंट्स के पैसे इन्वेस्ट होने हैं वो इन्वेस्ट किस तरीके से करवाए जाएं, यानी कि क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इस पर्टिकुलर फंक्शन में कवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंक्शन में। राइट, सो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है कि अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करे, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करे। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू डेट्स, थ्रू इक्विटीज एक्सेट्रा। राइट, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंक्शन में क्लाइंट के पैसे को इन्वेस्ट करवाना होता है। थर्ड फंक्शन इज इन्वेस्टिंग एंड लैंडिंग फंक्शन। जो गोल्डमैन सैक्स का अपना पैसा है वो गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्ट भी करेगा और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को या दूसरे बैंक्स को लेंड भी करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है उस पर रिटर्न लेता है, एंड जो लेंड करता है इन टर्म्स ऑफ लोन्स उस पर भी वो इंटरेस्ट लेता है, विच इज अ रिटर्न फॉर गोल्डमैन सैक्स। राइट,
एंड देयर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड क्लाइंट सोल्यूशन, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट सोल्यूशन फंक्शंस। इसमें जो भी क्लाइंट के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होने होते हैं, क्लाइंट के कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स हैं, उन सारे बिजनेस मॉडल्स के लिए कोई भी इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस होने हैं। फॉर एग्जांपल कोई करेंसी स्वैप है, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से हो, कौन सी दो कंपनीज करेंसी स्वैप में एंटर करेंगे, उसका पूरा अरेंजमेंट, वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक अरेंज करता है। सो जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स की, उन सबको सॉल्व करवाना या करना, या ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशूज को सॉल्व करना भी इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए दे डू चार्ज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत छोटा सेगमेंट है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स का 2016 में 45% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से डिराइव हुआ था। सो इट इज अ प्रीटी ह्यूज सेगमेंट। सो मेजरली यही सेगमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक में, और इन्हीं के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। सो अब इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे बात करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है बीइंग इन अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इज क्लाइंट्स को जो एडवाइजरी फंक्शंस परफॉर्म, एडवाइजरी सर्विसेज एक इन्वेस्टमेंट बैंक परफॉर्म करता है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। वो एनालिसिस चाहे आपकी मर्जर रिलेटेड हो, चाहे एक्विजिशन रिलेटेड हो, आईपीओ रिलेटेड हो, अंडरराइटिंग के पूरे प्रोसेस रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एनालिसिस हो, दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, जैसे 3 स्टेटमेंट मॉडल हो गया, डीसीएफ मॉडल हो गया, आईपीओ की वैल्यूएशन का अलग मॉडल होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाने की एबिलिटी इन्वेस्टमेंट बैंकर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन एनालिसिस, चेक करना कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कंपनी की वैल्यू है मार्केट में, वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, बट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब उनका रेवेन्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्टेबल नहीं है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में एक एनालिसिस हमें रन करना पड़ता है जस्ट टू चेक वेदर द कंपनीज वैल्यूएशन इज एक्यूरेट और नॉट। देन देयर इज अनदर फंक्शन विच इज प्रेडिक्शन एनालिसिस, जो कि हम फाइनेंशियल मॉडलिंग जो यूज करते हैं प्रेडिक्शन एनालिसिस के लिए करते हैं, कि कंपनी का हमें पास्ट डेटा या पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हुई है, उसके बेसिस पे अगर हमें कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस जज करनी है, कि पिछले 3 साल के रेवेन्यू के बेसिस पे मुझे ये डिटरमिन करना है, प्रेडिक्ट करना है कि अगले 2 साल में कंपनी के क्या रेवेन्यूज या क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं, दैट इज डन थ्रू प्रेडिक्शन एनालिसिस यूजिंग योर फाइनेंशियल मॉडलिंग। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी दो तरीके के होते हैं, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो बेसिकली जो भी स्टोरी तो अभी तक हमने बात करी, वो सब बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं मेनली, जिनका काम होता है सारी एनालिसिस करना और सारे डेटा को रिस्ट्रक्चर करके यूजफुल फॉर्म में लेके आना। फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम होता है टू डील विद द क्लाइंट्स, क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप करना, सारी चीजें क्लाइंट्स को प्रेजेंट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपना क्लाइंट बेस एक्सपैंड करोगे, और जैसे जैसे आप अपना क्लाइंट बेस एक्सपैंड करोगे, कंपनी के रेवेन्यूज भी ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होंगे, राइट। ये सब बात तो हो गई कि इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर होता क्या है और कैसे होता है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि एक्चुअल में आपके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू शुड बी लर्निंग टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर हमें स्टार्टिंग से पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में ही जाना है, हम अभी 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, एंड वी ऑलरेडी नो that we want to enter into investment banking industry, then what kind of roadmap we can follow, right? That is what we are going to talk about. This is the most important part of the video. 12th में आपने कौन सी स्ट्रीम ली, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। यू कैन बी ऑफ साइंस, यू कैन बी ऑफ कॉमर्स, दैट डज नॉट मैटर मच। 12th तक की लाइफ, स्कूल लाइफ आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब आप 12th से बाहर आओ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। तो गोल्डमैन सैक्स में पहुंचने के दो तरीके हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड उनमें एक तरीका वो है जिसमें हम एमबीए नहीं करते, और एक तरीका वो है जिसमें हम एमबीए करते हैं। तो पहले विदाउट एमबीए वाले तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका है कि आप ग्रेजुएशन करते हो इन एनी रिलेटेड फील्ड, कैन बी बीकॉम, इट कैन बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इट कैन बी स्टैट्स ऑनर्स, इट कैन बी मैथमेटिक्स ऑनर्स एज वेल, इट कैन बी बीएमएस, इट कैन बी बीबीए, इट कैन बी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल। सो किसी भी आप पर्टिकुलर रिलेटेड फील्ड में आप ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो। जब वो ग्रेजुएशन खत्म होगी तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। अलॉन्ग साइड योर ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू द ग्लोबल सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद आप एफआरएम शुरू कर सकते हो। एफआरएम के लिए जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज यू शुड बी 12th पास्ड एंड परस्यूइंग ग्रेजुएशन। तो आप अगर अपने फर्स्ट ईयर में एफआरएम स्टार्ट करते हो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, तो वो आप आराम से सेकेंड ईयर के एंड तक खत्म कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एफआरएम आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक में ले जाएगा, बट आपकी प्रोफाइल में इतनी वैल्यू जरूर ऐड करेगा कि आप कहीं के लिए भी एलिजिबल हो। एक प्रोफाइल को चेज करने के लिए यू विल बी एलिजिबल एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज व्हिच विल हेल्प यू इन सम और द अदर वे।
सो पहला कि हम ग्लोबल सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इज कि हम डेवलप करेंगे वो स्किल्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एनालिसिस, लेवरेज बायआउट एनालिसिस, और इन सब में कंबाइंड जो फर्स्ट स्टेप है मैं बताना भूल गया, दैट इज एडवांस्ड एक्सेल। जितने ज्यादा कंपैटिबल आप एक्सेल में हो सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी शुड बी अप टू द मार्क। सो ये सब स्किल्स जो मैंने अभी हाईलाइट करी, ये सब आप कहाँ से सीख सकते हो? उसके लिए आप ये जो आई बटन है टॉप लेफ्ट में, यहाँ पे आप क्लिक करो, यू विल बी टेकन टू अ वीडियो जहाँ पे ये सारी स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद CFA लेवल 1, बिकॉज CFA के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, दैट यू शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। सो हम ये कर सकते हैं कि जब हमारी ग्रेजुएशन खत्म हो रही है, आइडियली FRM कंप्लीट हो जाए, हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो सब ग्रैब कर ले, साथ में हो सके तो कोई इंटर्नशिप भी कर ले सो दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऐड हो जाए, एंड CFA लेवल 1 कर ले। दिस शुड बी द 3 years टाइमलाइन। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेकंड ईयर में होंगे या ऑलरेडी फाइनल ईयर में होंगे, जो अब ये वीडियो देख रहे होंगे। सो आप क्या कर सकते हो? आप इनमें से कुछ स्टेप्स मिस कर सकते हो। जैसे अगर आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो आप FRM का स्टेप बीच में से हटा सकते हो। आप क्या कर सकते हो वो हम FRM को बाद में देखेंगे। प्रेजेंटली आप अपनी स्किल्स पे पहले काम कर सकते हो। स्टार्ट विद ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्किल्स जो हमने अभी बात करी थी, एंड देन स्टार्ट विद CFA इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। राइट, अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो तो भी आप पहले स्किल्स पे काम करो, देन स्टार्ट विद CFA लेवल 1। राइट, क्योंकि स्किल्स के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है इन कंपैरिजन टू CFA लेवल 1। CFA लेवल 1 क्लियर करने में भी एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने लगेंगे, बट दी स्किल्स कैन बी लर्नड इन 2.5 to 3 months टाइम। उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, एंड उस अपॉर्चुनिटी यानी कि उस वर्किंग प्रेशर के साथ हम लोग CFA आराम से लेवल 1 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी होता है स्टूडेंट्स का कि ऐसा करने के बाद क्या बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब मिल जाएगी? नो, you have to start with boutique investment banks, and more importantly you can also look for opportunities in research based finance firms. boutique investment banks में start करना is not really bad. होता क्या है, bulge bracket investment banks obviously a lot of value they add to your profile, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, ब्रांड एसोसिएट हो जाता है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बट जो निश लेवल पे स्किल डेवलप होनी होती है वो बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ही होती है। राइट, तो स्टार्ट हमेशा बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, विदाउट रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे until unless you are from tier 1 colleges। उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। राइट, so while you are working with boutique investment banks, your focus should be on gaining as much exposure as you can। राइट, जितनी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर लर्निंग हम बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कर लेंगे, आगे जाके वो हमें उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगी। राइट, अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोग्राम के बाद एक स्टूडेंट एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में प्लेस हुआ था 2 months की इंटर्नशिप के लिए। सो उस इंटर्नशिप में ही उसने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही टास्क उसको करने का चांस मिला। राइट, ही परफॉर्म्ड रियली वेल, एंड उसको उसी कंपनी में फुल टाइम जॉब ऑफर भी आ गया। सो ही स्टार्टेड वर्किंग देयर। अपनी जॉब के साथ साथ, मतलब जब वो इंटर्नशिप कर रहा था तब उसने CFA लेवल 1 प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। राइट, सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो कैन स्टार्ट विद इट। सो बाय दिस वे जनरली बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक से बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक से पहुंचने में 3 साल तो, अराउंड 2 से 3 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं जनरली। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कैंडिडेट्स टेक 4 to 6 years ऑफ टाइम स्पैन टू गेन दैट काइंड ऑफ रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, एंड देन रीच आउट टू बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन द कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है विद MBA। Now this method is one of the method which I recommend you to follow. This is the best way to reach out to the industry. Let me explain you this. But एक चीज हमेशा याद रखना, that doing an MBA without work experience is like learning a language with only a dictionary. All the theoretical things, no practical exposure. According to me, MBA is the final destination of our educational growth. अगर हम फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि MBA should be the last educational step which we take in our profile. तो MBA को हम एकदम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि जितना एक्सपोजर MBA हमें दे सकता है, जितना लेवरेज MBA हमें दे सकता है, उतना कोई और कोर्स नहीं दे सकता। तो अगर हम MBA सही तरीके से कर लेंगे, देन वील डेफिनेटली रूल सम इंडस्ट्री। अगर MBA करते टाइम कुछ गलती हो जाती है या कोई डिसीजन हम लोग गलत ले लेते हैं, तब प्रॉब्लम होती है, एंड यू माइट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दोस 50% 60% पीपल जो MBA करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड होते हैं। So we don't want to fall there, right? So MBA should not be done without work experience. In fact, अगर आप किसी abroad university की बात करो तो without 2 or 3 years of work experience आप MBA apply ही नहीं कर सकते। इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। IIM Bangalore started it, and now most of the institutions in India are also preferring people who have work experience over people who are freshers. चाहे आपका CAT score ज़्यादा better ही क्यों ना हो, but people with work experience do have a lot of value on their profile.
which cannot be sufficed or compared with the CAT score. So ideally अब रोड मैप क्या है, हमने ग्रेजुएशन करी, लेट्स से एफआरएम नहीं किया, सीएफए लेवल 1 फाइनल ईयर में दिया एंड स्किल्स के साथ इंडस्ट्री में बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करना स्टार्ट कर दी। आइडियली 2 साल या 2.5 साल हमें काम करना चाहिए, तब तक हमारे सीएफए के बाकी के जो 2 लेवल हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग 3 साल भी वर्क एक्स लेते हैं क्योंकि सीएफए चार्टर के लिए 3 साल की कंडीशन है, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो 2 या 3 साल का वर्क एक्स लेने के बाद हम अपना एमबीए के लिए प्लान करेंगे। एंड प्लीज प्लीज इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि कैट को प्रिपेयर करने के लिए या जीमैट को प्रिपेयर करने के लिए 1 साल 2 साल कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स अबव एवरेज हैं तो आप 3 से 4 महीने में आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो जीमैट हो चाहे वो कैट हो। मैंने खुद किया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगर आपका एप्टीट्यूड आपको लगता है कि बिलो एवरेज है, आप थोड़े से वीक हो एप्टीट्यूड में, तब 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। इतना कंटेंट नहीं होता, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर, राइट। सो जो भी बी स्कूल आप प्लान करोगे अपनी एमबीए के लिए, उसके बेसिस पे आप जीमैट या कैट तो ऑब्वियसली डिसाइड कर ही लोगे। बट हमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी हमारा एमबीए टारगेट है, बी स्कूल टारगेट है, वो टियर 1 कॉलेज हो, क्योंकि टियर 1 कॉलेजेस में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो डेफिनेटली प्लेसमेंट के लिए आते हैं। दे डू हायर कैंडिडेट्स आफ्टर एमबीए फाइनेंस फ्रॉम सच टियर 1 कॉलेजेस, राइट। सो हमारे लिए एक रोड जो बनना चाहिए, वो हमारा एमबीए प्लेटफॉर्म एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। पहले से ही हमारे पास 2 साल का वर्क एक्स है, हमने सीएफए क्लियर किया हुआ है, तो हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेटेड है, राइट। और जब हम एमबीए किसी टियर 1 कॉलेज से कर लेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के लिए हमारी प्रोफाइल इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड प्रोफाइल टू बी अ कैंडिडेट। तो कंपनीज की प्रेफरेंस हमारे लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी एंड वील बी इन दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट जिनकी प्लेसमेंट अबव एवरेज होती है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन की एवरेज 15 लाख है और आप ऑलरेडी वर्क एक्स लेके आए हो, ऑलरेडी आप क्वालिफाइड हो एक जॉब के लिए, देन आप एमबीए कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली 15 लाख से ऊपर वाले ब्रैकेट में ही फॉल करोगे, दैट इज अ श्योरिटी। बिकॉज आपकी प्रोफाइल एक डिजायर्ड प्रोफाइल है, आपके पास पहले से वर्क एक्स है, पहले से आप क्वालिफाइड हो एंड देन आपने एमबीए किया, रादर देन यू आर अ फ्रेशर। Generally, freshers are those people who are below average profile because they do not have any sort of work experience. And according to me, this is the best way to reach out to best of the investment banks. चाहे वो गोल्डमैन सैक्स ले लो आप, चाहे जेपी मॉर्गन ले लो। अगर आप इंडिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, टियर 1 कॉलेजेस हैं, अगर आप उनकी प्लेसमेंट कंपनीज चेक करोगे तो यू विल फाइंड गुड इन्वेस्टमेंट बैंक्स देयर हु आर हायरिंग एट डिसेंट पैकेजेस. So according to me, this is the best way to reach out to these investment banks. This is the most recommended part. अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो this is the best way you can do it. बस स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो तो एफआरएम भी ऐड कर लेना। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आप एक बार कर लो तो डायरेक्टली आपको गोल्डमैन सैक्स ले जाए। सब हवाबाजी होती है, राइट। जितना टाइम, पेशेंस एंड एफर्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उतना लगाना पड़ेगा, तभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए बना पाओगे। If you want to have a word with me, then I'm dropping the LinkedIn description or LinkedIn ID of mine in the description box. You can definitely click on that link and connect with me and we can have a chat whenever you want, right? I guess that's all for the video. All the best and take care.